हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हमने देखा था अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकाला था। हमने देखा था कि इसके लिए दो स्थितियां होती हैं, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, है ना। तो हम अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कर चुके हैं, और अब हम आज करेंगे निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये हम देखेंगे, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं निरक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो द्विध्रुव अक्ष के लंबार्धक पर स्थित होती है। लंबार्धक मतलब होता है परपेंडिकुलर, है ना। तो परपेंडिकुलर स्थित हो तो उस द्विध्रुव को क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम द्विध्रुव के सापेक्ष कौन सी स्थिति में कहते हैं, निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो द्विध्रुव अक्ष के लंबार्धक मतलब होता है परपेंडिकुलर, है ना। लंबार्धक मतलब कोई भी जैसे रेखा है उसके लंब दोनों रेखा के बीचों बीच, है ना, जो लंब खींचते हैं वो क्या कहला जाता है, लंबार्धक, है ना। लंबार्धक पर स्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में है तो उसे द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहते हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि माना कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है ना। इसमें दो बिंदु क्या है, ए और बी, ये क्या है, हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव है ना। इसका सेंटर पॉइंट क्या है, ओ है। ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ए पर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, और बी पर माइनस, है ना, चार्ज है। इसके बीच की दूरी क्या है, 2L है ना। अब O से हम देखेंगे कि निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय मतलब अक्ष से ऊपर या नीचे, है ना। तो हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। ये बिंदु क्या है, P है। इसकी दूरी क्या बोला गया है, R है। तो जिस पर इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो ये हो जाएगी, ये बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E1 हो जाएगी, है ना। ये हो जाएगी E1 और इसकी दिशा क्या होगी, AP के अनुदेश होगी। और B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी, और इसकी दिशा किसके अनुदेश होगी, BP के अनुदेश होगी या PB के अनुदेश होगी, है ना। तो इन दोनों का परिणामी वेक्टर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है। और ये थीटा कोण बनाएंगे, इतना, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये समझ आ गया ना। ये भी क्या बनाएंगे, इसके साथ कोण थीटा बनाएंगे, इतना सब समझ आ गया। जब ये दूरी 2L है तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ये ठीक है।
तो अब हम यहाँ देखेंगे क्या क्या है ना। तो हमारे पास यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से निर्मित है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2L है ना। और इनसे R दूरी पर एक बिंदु क्या है, R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और P कौन सी स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में है। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। तो ये हो जाएगा E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K Q/AP का होल स्क्वायर। ये होगा AP के अनुदिश। ठीक है। यहाँ K क्या है, परावैद्युतांक है। यहाँ पर K क्या है, परावैद्युतांक है ना। अब हम इसी तरह देखेंगे बिंदु B पर स्थित -Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी है ना। B पर स्थित -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K Q/BP स्क्वायर। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, PB के अनुदिश। इतना समझ आया। अब आगे हम देखेंगे। अब देखेंगे हम कि ज्यामिति से AP और BP क्या है, बराबर है। अतः E1 और E2 परिमाण में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और उनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ये थीटा और थीटा हो जाएगा 2 थीटा, जहाँ कोण PAO, ये कोण जो है PAO, ये क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर। और ये जो है PBO, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा के बराबर। ठीक है। इतना समझ आया। अब हम देखेंगे कि जब E1 और E2 परिमाण में बराबर हो जाएंगे, ये दोनों कोण थीटा हो जाएंगे, E1 और E2 बराबर हो जाएंगे, तो सदिशों का यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, समांतर चतुर्भुज नियम, जो आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं है ना। वो क्या होता है, तो उसके हिसाब से बिंदु P पर हम परिणामी तीव्रता देखेंगे। अब हम देख चुके हैं कि ज्यामिति से AP बराबर क्या है, BP है ना। और E1 और E2 परिमाण में क्या है, बराबर हो जाएंगे इससे। E1 और E2 परिमाण में बराबर हो जाएंगे, तो इन दोनों के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। बीच का कोण क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा है ना। तो कोण
PAO बराबर कोण PBO बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, और इनके बीच का कोण हो जाएगा 2 थीटा। अब हम देखेंगे E1 और E2 जब बराबर हैं तो सदिशों का योग का कौन सा नियम लगेगा, समांतर चतुर्भुज नियम, है ना। जब E1 और E2 मतलब जब दो कोण परिमाण में बराबर हों, परिमाण में बराबर है यहाँ पे, तो हम देखेंगे समांतर, तो सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम से बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, ये हम देखेंगे, है ना। तो सदिशों का योग का समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है, ये 11th में पढ़े थे कि यदि दो समान सदिश मतलब जैसे A और B दो समान सदिश हैं तो इन दोनों के बीच का कोण थीटा हो तो उनका परिणामी क्या हो जाता है, R बराबर 2A cos थीटा बाय 2। ये 11th में पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर हो जाएगा 2E, A की जगह यहाँ पे कोण क्या है, E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो इसको हम लिख देंगे 2E1 cos, इन दोनों के बीच का कोण क्या है, 2 थीटा है, बाय 2, तो ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा। इतना ठीक है। अब हम यहाँ से E1 का मान रख देंगे इसमें, तो E बराबर हो जाएगा 2, E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन AP स्क्वायर cos थीटा। ये इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1। अब हम देखेंगे त्रिभुज POA में, है ना, ये है त्रिभुज POA में हम देखेंगे AP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर, है ना। कौन सा प्रमेय लगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम इसी को सॉल्व करें। त्रिभुज POA में AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, OP की वैल्यू क्या है, R स्क्वायर प्लस OA की वैल्यू क्या है, L स्क्वायर, है ना। तो ये AP बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडरवुड R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतना ठीक है। अब हम देखेंगे cos थीटा बराबर यहीं से क्या हो जाएगा, cos थीटा का मान हो जाएगा OA अपॉन AP बराबर OA की वैल्यू क्या है, L, और AP की वैल्यू क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, है ना। तो अब हम इसका मान किस में रख देंगे, इक्वेशन 1 में हम AP और cos थीटा की वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास E बराबर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन AP स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, L अपॉन अंडरवुड R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास E की वैल्यू, है ना। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे E बराबर हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, L अपॉन अंडरवुड R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, E की वैल्यू। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ये हो जाएगा 2QL, और ये हो जाएगा
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू अंडरवुड आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हो जाएगी 3/2। अब हम जानते हैं 2QL बराबर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2QL। तो यहाँ से हम E की वैल्यू, यहाँ 2QL की जगह हम लिख देंगे P, है ना, P की वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 के P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। इसको हम दे देंगे इक्वेशन 2। और निर्वात या वायु के लिए क्या हो जाएगा, या वायु के लिए K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। ये हो जाएगा इक्वेशन 3। अब यदि द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा हो, है ना, द्विध्रुव का आकार बहुत छोटा हो तो L इज लेस देन R। ये हम अक्षीय स्थिति में इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो जो बच्चे पुराना वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, है ना। तो E बराबर, यदि हम L को नेग्लेक्ट कर दें तो E बराबर क्या जाएगा, 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4πε0 P अपॉन आर की पावर 3। ये क्या आ जाएगा हमारे लिए, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यही है ना। तो इक्वेशन 2, 3, 4 ये सब क्या बताते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक हैं, है ना। तो इक्वेशन 2, 3, 4 निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है, इतना सब समझ आया। लाइक, शेयर, कमेंट, थैंक यू।